अब हम शुरुआत करेंगे पहले स्टेप से, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, जिनका नाम है एमडेन, मेयरहोफ, पार्नस। ये 3 वैज्ञानिक है, एमडेन, मेयरहोफ एंड पार्नस। इन्होंने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया था और ये शब्द ग्रीक शब्द है और ग्लाइकोस का मतलब होता है शर्करा और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, जिसका मतलब है टूटना। ग्लाइकोलाइसिस वायवीय व अवायवीय दोनों प्रकार के श्वसन में एक समान स्टेप है, दोनों ही श्वसन में ये होती है। ग्लाइकोलाइसिस की जो पूरी प्रक्रिया है यह 10 स्टेप प्रोसेस है। ये 10 स्टेप में कंप्लीट होने वाली प्रोसेस है और इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और न ही इस प्रक्रिया के दौरान CO2 निकलता है। ना तो ऑक्सीजन की यहाँ पे कोई उपयोगिता है और ना ही CO2 की मुक्ति होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में लिखा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है इसके लिए। ग्लाइकोलाइसिस चाहे वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, दोनों में ही ग्लाइकोलाइसिस होता है और कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अगर एग्जाम में साइटोसोल भी आ जाता है तो वो भी सही है। साइटोसोल, साइटोप्लाज्म दोनों ही सही हैं, तो वहां पर ग्लाइकोलाइसिस होता है। 10 स्टेप प्रोसेस है और इसे एमडेन, मेयरहोफ एंड पार्नस ने दिया था, इसलिए इसको EMP पाथवे भी कहते हैं। और इसके अतिरिक्त ना तो यहाँ पे ऑक्सीजन यूज में ली जाती है और ना ही CO2 को बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पर 6 ग्लूकोज को 2 पायरुविक अम्ल में बदला जाता है और ये एक तरह से आंशिक विघटन है। ठीक है, आगे बात करेंगे पायरुविक अम्ल का भविष्य क्या होगा। तो पायरुविक अम्ल का क्या भविष्य होता है? पायरुविक अम्ल यहाँ से जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में और पायरुविक अम्ल जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो उसको मिलता है एसिटाइल, पायरुविक अम्ल से बनाया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A। पायरुविक अम्ल यहाँ पे 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। जो पायरुविक अम्ल है ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, इसे 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में बदला जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A में और इसे कहा जाता है लिंक रिएक्शन। अब पायरुविक अम्ल के भविष्य को पढ़ने से पहले हम आएंगे इस ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पे, फिर हम पायरुविक अम्ल का भविष्य देखेंगे। तो पहले ग्लाइकोलाइसिस को देखेंगे। 10 स्टेप प्रोसेस है, शुरुआत होती है ग्लूकोज से। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर रिटन एग्जाम देना है तो वहां पे ये पूरी की पूरी 10 स्टेप प्रोसेस याद होना जरूरी है, लेकिन अगर रिटन एग्जाम नहीं देना और नीट का एग्जाम देना है तो उसके लिए इस 10 स्टेप प्रोसेस कैसे हो रही है उसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज के पास में 6 कार्बन है। ठीक है, ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज के पास में 6 कार्बन है। अब सबसे पहली स्टेप होती है यहाँ पर हेक्सोकाइनेज प्रकृति के द्वारा, जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में और साथ ही साथ मैग्नीशियम +2, ये दोनों ध्यान आपको रखना है। हेक्सोकाइनेज और मैग्नीशियम +2 की उपस्थिति में यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया हो रही है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फोरस का जुड़ना और ये फॉस्फोरस कहाँ पे जुड़ता है? ग्लूकोज के कार्बन पे जाके जुड़ता है। तो देखिए ये यहाँ पे कार्बन कार्बन के 6 कार्बन की चेन है, यहाँ पर उपस्थित है ATP। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये अपने एक फॉस्फोरस को रिलीज करेगा और ये जो फॉस्फोरस होगा हमेशा टर्मिनल पे जाके जुड़ता है। तो ये फॉस्फोरस पहले कार्बन पे या फिर छठे कार्बन पे जाके जुड़ेगा। तो यहाँ पर जो फॉस्फोरस ATP ने दिया है, ये फॉस्फोरस जुड़ता है छठे कार्बन पे, तो इसका नाम हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और इस पूरी प्रक्रिया में जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है तो एक ATP का उपयोग यहाँ पे हो रहा है। तो एक ATP का यहाँ पे हो रहा है यूज, इसे कहते हैं यूज। ठीक है, और ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में हो रहा है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर बनता है जिसे हम कहते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और इस प्रक्रिया को हम कहेंगे आइसोमरेज। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे क्योंकि फ्रक्टोज आया है तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हमने ये ग्लूकोज से रिएक्शन शुरू की है तो यही ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे फ्रक्टोज से भी शुरू हो सकता है, ग्लूकोज से भी शुरू हो सकता है, फ्रक्टोज से भी शुरू हो सकता है। तो क्योंकि फ्रक्टोज भी क्या है? ऊर्जा का मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज का ही एक आइसोमर है, तो दोनों एक ही चीज है।
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में अगेन एक और यहाँ पर फास्फोरस का एडिशन होगा और ये सेम रिएक्शन होगी। जो रिएक्शन फर्स्ट है वो रिएक्शन थर्ड, फर्स्ट रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन दोनों सेम है, तो दोनों में ही एटीपी का उपयोग हो रहा है मैग्नीशियम प्लस प्लस की उपस्थिति में। लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज PFK एंजाइम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पे बन रहा है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब यहाँ तक हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक हमने जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनाया है, अभी तक हमने जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था उसे हमने एक्टिवेट किया है, ठीक है, हमने ऊर्जा दी है। ऊर्जा किस लिए दी है, ताकि हम उसका ब्रेकडाउन कर सकें। तो आप देखिए यहाँ पे हमने उसको ऊर्जा दी है पहली स्टेप में, फिर हमने थर्ड स्टेप में उसको ऊर्जा दी है। तो हमने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को फास्फोरस देकर या ऊर्जा देकर उसे एक्टिवेट कर लिया है। तो यहाँ पर अब एक्टिवेट मॉलिक्यूल बन गया, अब उसका हम ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक। तो यहाँ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का मतलब क्या है कि अब 6 कार्बन के मॉलिक्यूल के छठे कार्बन पे भी फास्फोरस है और पहले कार्बन पे भी फास्फोरस है। तो इसे हम क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 1 6 क्या कहेंगे, 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, इस तरह से नाम दिया जाता है। अब इसका एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का ब्रेकडाउन किया जा रहा है, ठीक है, और इसके ब्रेकडाउन से यहाँ पे बन रहा है एक तो आपके 3PGAL, इसको बोलते हैं 3PGAL, शॉर्ट में 3PGAL, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड यहाँ पे बन रहा है और इसी का आइसोमर बन रहा है यहाँ पे DHAP, DHAP जिसे हम कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्लियर। तो अभी तक ये 6 कार्बन वाला था, ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, और यहां से शुरुआत हुआ था। तो इस 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को अभी तक तो हमने एक्टिवेट किया और फिर इसको एक्टिवेट कर हमने इसे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके यहाँ पे 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बनाए हैं। 3 कार्बन वाला पहला मॉलिक्यूल है 3PGAL जो कि ग्लाइकोलाइसिस में आगे जाता है, और दूसरा है DHAP जिसे हम कहते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, दोनों आपस में इंटरचेंजेबल हैं क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर हैं। ये भी 3 कार्बन वाला है, ये भी 3 कार्बन वाला है। अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेस मतलब यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन की रिएक्शन हो रही है, और इस दौरान आप देख रहे हो कि 2 NAD, यहाँ पे 2 NADH2 का यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं। तो 2 NAD से NADH2 बन रहा है, यहाँ पे H+ जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे H+ जुड़ रहा है और ये जो H+ आयन मिले हैं, ये जो H+ आयन मिले हैं ये कहाँ से मिलेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो NADH2 बना है, ये NADH2 को जो हाइड्रोजन मिलते हैं वो इसी से मिलते हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से, और फिर इससे बनता है 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, इससे बनता है 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लगा दिए हैं क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल भी इसमें बदल रहा है, और फिर यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि अब 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हो गए 3PGAL के। 3PGAL आगे बदलता है 1,3-PGA में, जिसको हम बोलते हैं 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आगे बात करेंगे 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसे हम कहते हैं 1,3-बाई-PGA, ठीक है। तो 1,3-बाई-PGA अब बदलेगा 3PGA में। तो इसका मीनिंग क्या है पहले ये समझिए। देखिए 1,3-बाई-PGA, इसका मतलब क्या है, 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, इसके पहले वाले कार्बन पे भी फास्फोरस है, इसके तीसरे वाले कार्बन पे भी फास्फोरस है, इसको कहेंगे 1,3 क्योंकि ये 1 और ये 3, तो 1,3-बाई-PGA। अब 1,3-बाई-PGA के एक फास्फोरस को निकाला जाएगा,
और इस एक फास्फोरस का उपयोग करके एटीपी बनाया जाएगा। तो अब इसका नाम क्या हो गया, केवल और केवल 3PGA। अब इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे, 3PGA। 3PGA, और जब 3PGA का हमने यहाँ पर बनाया है तो 3PGA को बनाने के लिए, एक 3PGA को बनाने के लिए एक ATP यहाँ पे बना है। एक 3PGA बना है तो उस पर एक 3PGA के बनने पर एक ATP का फॉर्मेशन हुआ है। तो दो यहाँ पे 1,3-PGA हैं, दो यहाँ पे देखिए 2 1,3-PGA हैं। तो 2 1,3-PGA से क्या बने हैं, 2 3PGA, 2 3PGA। तो 2 3PGA के लिए यहाँ पे 2 ATP बने हैं। तो पहली बार यहाँ पे ATP बनने की शुरुआत हुई है, और यहाँ पर जो ATP बन रहा है वो डायरेक्ट बन रहा है, किसी एंजाइम की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट ATP बन रहा है। तो इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसको कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट 2 ATP बन रहे हैं। आगे इसमें म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन से ये 2PGA बनेगा। तो देखिए ये जो तीसरे कार्बन पे फास्फोरस था, अब तीसरे कार्बन से ये आ गया दूसरे कार्बन पे, फास्फोरस आ गया दूसरे कार्बन पे, तो इसे कहेंगे 2PGA। 2PGA अगेन पायरुविक एसिड काइनेज की उपस्थिति में, मैग्नीशियम प्लस प्लस और पोटेशियम की उपस्थिति में यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है, और इस फास्फोरस का यूज करके बनाया जाता है पायरुविक एसिड। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाली स्टेप है 10 स्टेप, उस वाली स्टेज पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है, और फिर उसके अलावा जो ये वाली स्टेप है यहाँ पर भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है। तो ये पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है, आपको समझ में आया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखना है कि कहाँ कहाँ पर आपके यहाँ पर ग्लूकोज का कहाँ कहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हुआ है और कौन कौन से स्टेप पर ATP का यूज हुआ है। तो पहले वाली स्टेप में जाते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में ATP यूज हुआ है, इसको आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। यहाँ पे नंबरिंग भी मैं कर देती हूँ तो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। तो ये पहली स्टेप है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है और ये पांचवी है। आगे ये पांचवी स्टेप और ये छठी स्टेप, ये सातवीं, ये आठवीं और ये नवीं। ठीक है, मतलब इसको 10 ही मानेंगे, तो यहाँ पे नंबरिंग को तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, आगे ये 7 और 8 और 9 और ये 10 स्टेप प्रोसेस है। तो ATP कहाँ कहाँ पे उपयोग हुआ है उसके बारे में देखेंगे। तो पहली स्टेप और थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप, यहाँ पर ATP उपयोग में लिया गया है। तो जब ग्लूकोज से बना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे ATP यूज हुआ है। ठीक है, पहली स्टेप। दूसरा, उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, यहाँ पर भी ATP बना है और ये थर्ड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। तो ATP कहाँ यूज हुआ है, ATP यूज हुआ है, देखिए यूज हुआ है, मैंने बनाना बोल दिया है, यहाँ पे यूज हुआ है। तो पहली स्टेप में ATP यूज हुआ है और थर्ड स्टेप में ATP यूज हुआ है, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्या याद रखना है, नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो 5 नंबर का आपका स्टेप है, 5 स्टेप, फिफ्थ वाले स्टेप पर ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बन रहा है, 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक। तो 3PGAL से बन रहा है 1,3-PGA। इस दौरान NADH2 का फॉर्मेशन हुआ है, फिफ्थ स्टेप में NADH2 का फॉर्मेशन हुआ है। तो पहली स्टेप ध्यान रखनी है, तीसरी स्टेप ध्यान रखनी है, पांचवी स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है। पांचवी स्टेप में यहाँ पर NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है।
ठीक, आगे चलते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ कहाँ पे हुआ है? तो ये जो छठी वाली स्टेप है, 6th स्टेप, इस पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है, और इसके अलावा जो 9 स्टेप है वहां पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है। तो लास्ट में हम देख रहे हैं कि 1,3/PGA से जब 3 PGA बन रहा है, 1,3 PGA से PGA बन रहा है, तब ATP बन रहा है। ध्यान रखना, ATP बन रहा है। और आगे नेक्स्ट कौन सा है? 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। तो 2-फॉस्फोपायरुविक एसिड है, इसको हम पैप भी बोलते हैं, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। पैप से जब पायरुविक एसिड बनता है, लास्ट वाली स्टेप, बिल्कुल लास्ट वाली स्टेप, वहां पर भी ATP बन रहा है। तो इस तरह ये रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ कहाँ पे कौन सी स्टेप से आपके ATP बन रहे हैं और ATP यूज हो रहे हैं। एक बार फिर आप देख लीजिए मेरे साथ साथ, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो यूज होता है। जब फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनता है तो यूज होता है। उसी के साथ साथ जो 3-PGAL है, 3-PGAL, तो इसे 3-PGA बनता है, 1,3-PGA बनता है, तब NADH2 का फॉर्मेशन होता है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ पर 1,3-PGA से 3-PGA का फॉर्मेशन होगा तो ATP बनेगा, और पैप से जब पायरुविक एसिड बनता है तब ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है। अब आगे चलेंगे, यहाँ पायरुविक एसिड के फ्यूचर के बारे में बात की है, तो पायरुविक एसिड का क्या फ्यूचर होगा। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ने से पहले एक बार कैलकुलेशन भी कर लेते हैं पूरे ग्लाइकोलाइसिस का। तो ग्लाइकोलाइसिस का कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे इस पूरी रिएक्शन में आप देख रहे हो कितने ATP बने हैं। तो यहाँ पे 4 ATP बने हैं, 4 ATP का फॉर्मेशन हुआ है, और ये 4 ATP बने हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। यहाँ पे 2 ATP यूज हुए हैं, ठीक है। और NADPH2 कितने बने हैं? तो 2 NADPH2 यहाँ पर बने हैं, ठीक है। तो ये इसका कैलकुलेशन है। 2 ATP यूज हो गए और 4 ATP SLP के थ्रू बने हैं, और 2 NADH2 यहाँ पे बने हैं। तो 2 NADH2 का मतलब क्या हो गया? 6 ATP। 2 NADH2 का मतलब यहाँ पे कितना हो गया? 6 ATP। और 6 ATP में से -2 कर दो तो बचे 4, और 4 + 4 यहाँ पे बने हैं, तो कितने हो गए? 8 ATP। आगे चलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्योर कितने ATP बने हैं, यहाँ इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में प्योर ATP कितने बने हैं? तो प्योर ATP है 4 ATP, ये प्योर बने हैं, ठीक है। ये प्योर यहाँ पे 4 ATP बने। और लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में से, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के दौरान यहाँ पे कितने ATP बने? तो 4 ATP। और फिर लॉस के बाद में पूछा जाए कि -2 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे -2 करने के बाद प्योर ATP कितने बनते हैं? ओनली 2 ATP।